हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज हम बताने वाले हैं आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस के बारे में। और अभी तक जो हमने इस पिछले जितने भी वीडियो में मैंने अभी तक आप पढ़ाया हुआ है उसकी सब थोड़ा समराइज कर लेंगे हम कि हम कहाँ से अभी चल रहे हैं और आगे कहाँ अभी और भी चीज़ें हमको पढ़नी है और हम कहाँ तक अभी पढ़ चुके हैं और हम क्या पढ़ रहे हैं, ये एक बार बीच बीच में समराइज हो जाना चाहिए। तो हम जो है इस वीडियो में बीच बीच में हम समराइज कर देते हैं कि हम क्या कर रहे थे अभी पीछे और उसके बाद आगे क्या करने वाले हैं, ताकि अगर आप इस वीडियो को आप देख रहे हो तो आप कनेक्ट हो जाइए, इस वीडियो से कनेक्ट हो जाओगे, पिछले सारे टॉपिक से आप इसी वीडियो में कनेक्ट हो जाओगे तो आगे भी आपको समझने में आसानी होगा और उसके बाद से पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आप चल क्या रहा है एक्चुअली में और आप पढ़ क्या रहे हो और आपको पढ़ना क्या है बेसिकली। और फिर बात होती है कि इसमें अभी हम कहाँ तक पढ़े हैं, उसकी हम अगर समराइज उसको करेंगे तो अभी हम स्टार्ट कहाँ से करे थे, पहले मैं आपको बता दूं। स्टार्ट हमने किया था स्ट्रक्चर से मैंने स्टार्ट किया था। तो बोले पूछा था कि व्हाट इज स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से स्टार्ट किया था। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? तो स्ट्रक्चर क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ द सेवरल मेंबर्स ऑफ द सेवरल मेंबर्स, बहुत सारे मेंबर का एक कॉम्बिनेशन होता है फॉर अ डेफिनेट पर्पज, फॉर अ गिवन पर्पज, या फिर जो भी हो किसी एक डेफिनेट पर्पज के लिए अगर सारे मेंबर को कुछ अरेंजमेंट कर दे किसी मेंबर को, उस अरेंजमेंट को आप बोलोगे कि एक स्ट्रक्चर है। जैसे मानिए कि आपने देखा है कॉलम, जिसको पिलर भी बोलते हैं, तो कॉलम हो गया आपका, बीम हो गया, उसके ऊपर स्लैब कर दिया, आप नीचे फाउंडेशन है, उसके बाद से आप ट्रस देखे होंगे, कहीं पे ट्रस है। तो बहुत सारे वो अलग अलग मेंबर हैं, कोई वर्टिकल मेंबर है, कोई हॉरिजॉन्टल मेंबर है, ठीक है, कोई इंक्लाइंड मेंबर है। तो सारे मेंबर्स मिलके क्या बन रहे हैं, स्ट्रक्चर। तब आप बोलते हैं कि उसको ढांचा मतलब उस स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ मेंबर दैट दैट कैन फुलफिल ऑफ द डेफिनेट पर्पज। तो ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर की व्हाट इज स्ट्रक्चर। अब जो है हम फिर बात कर रहे थे कि स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या होता है। अभी हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस। ये स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर एनालिसिस जो हम सब्जेक्ट है, ये क्या चीज है? ये तो हमारा स्ट्रक्चर एनालिसिस जो था, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो ये यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हमें एनालिसिस करनी है, उसके बिहेवियर का कैरेक्टरिस्टिक की एनालिसिस करनी है पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का। अब बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक अगर फर्दर हम और इलुबरेट करें तो ये होगा शियर फोर्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट। तो शियर फोर्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट अगर कहा जाए तो ये फंक्शन है फोर्स का। अगर आप देखेंगे तो शियर फोर्स जो है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, ये आपका फंक्शन किसका है? ये आपका फंक्शन है फोर्स सिस्टम का, फोर्स सिस्टम एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस डिस्टेंस ने कहे तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लेंथ, विड्थ, हाइट, या फिर हम कह सकते हैं सीधा सीधा डायमेंशन बोल दें कि डायमेंशन ऑफ मेंबर्स। बेसिकली यही है हमारे पास कि फोर्स सिस्टम और डायमेंशन ऑफ मेंबर्स। इसका ये सब फंक्शन है कि अगर हमें मान लीजिए कि किसी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बेंडिंग मोमेंट निकालना, तो बेंडिंग मोमेंट आपको पता होगा कि आप मोमेंट आप जानते होंगे कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे अभी पहले भी पढ़ा होगा आपने कि मोमेंट क्या होता है, मोमेंट होता है, ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम कहीं पे जो है मोमेंट निकालना चाहिए स्ट्रक्चर में, जैसे मोमेंट आएगा तो बेंड होगा। लेकिन देखिए होता क्या है, स्ट्रक्चर के एनालिसिस कर क्यों रहे हैं ये भी हम बात कर ले। पहले स्ट्रक्चर के एनालिसिस इसीलिए कर रहे हैं हमें पता चल जाए बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, क्योंकि हमें पता है कि हमें स्ट्रक्चर को बेंड नहीं होने देना है। तो अगर उसमें बेंडिंग होगा तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये पता लग जाए कम से कम कि बेंडिंग मोमेंट हो रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो उस मैग्नीट्यूड के हिसाब से ही हम क्या करेंगे, हम उस
आगे जब पढ़ोगे आप तो आगे उसके वो होगा डिजाइन करेंगे उस स्ट्रक्चर के पर्टिकुलर मेंबर की डिजाइन एज पर द बेंडिंग मोमेंट ऑफ दैट सेक्शन या दैट मेंबर हम उसकी डिजाइन करेंगे। मानिए कि कोई स्ट्रक्चर है, कोई मेंबर है ए बी पे जो मैक्सिमम अगर बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मान लीजिए किसी में लग रहा है 10 किलो न्यूटन मीटर। तो हम ऐसा डिजाइन करेंगे उस मेंबर का कि उसका जो बेंडिंग मोमेंट जो रजिस्टिव उसके रजिस्टिव बेंडिंग मोमेंट हो उसके अंदर या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यही होता है कि उस पर्टिकुलर वो मेंबर जिस चीज का बना है उसमें इतना रेजिस्टेंस डेवलप हो कि पर्टिकुलर जो मोमेंट आ रहा है ड्यू टू वर्क ड्यू टू लोड आ रहा है उस लोड की वजह से उस मोमेंट को रजिस्ट कर ले तो उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो कुछ ऐसा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम डिजाइन करेंगे कि वो पर्टिकुलर जो लोड की वजह से मोमेंट पड़ रहा है उसको वो रजिस्ट कर ले। ठीक, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें अल्टीमेटली पता तो लगाना ही है कि बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, बेंडिंग मोमेंट उस पर कितना आ रहा है उस मेंबर पे। अब उस मेंबर पे बेंडिंग मोमेंट किसका फंक्शन होता है, बेंडिंग मोमेंट फंक्शन होता है फोर्स सिस्टम और डायमेंशन का होता है। उसी तरह शियर फोर्स, जैसे मान लीजिए चाक है, ये मान लीजिए कोई बीम है, इसको अगर हम शियर फोर्स मतलब क्या हुआ कि इसको ऐसा फोर्स लगे कि ये बीच से टूट जाए, जैसे ये टूट गया बीच से। अब इसमें शियर फोर्स काम किया तो ये क्रिटिकल सेक्शन बना यहाँ से और यहाँ से ये टूट गया। जैसे कि ये कोई मेंबर था, ऐसे कोई मेंबर रहा होगा ए और बी, तो ये बीच से ऐसे टूट गया। तो इसके मतलब यहाँ पे शियर फोर्स जो टूटा तो जो फोर्स कुछ फोर्स लगा होगा जिससे टूटा है तो ये टूट गया। अब आपको पहले में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपने पढ़ा हुआ है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपको पता है इलास्टिक मेंबर होता है और प्लास्टिक मेंबर होता है। अगर ये इलास्टिक होता तो इसके अंदर डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती, डक्टिलिटी होता ब्रिटल नहीं होता। तो डक्टाइल मटेरियल होता तो ये आसानी से नहीं टूटता, ये टूटता नहीं, ये बेंड हो जाता। तो चूंकि हमें किसी स्ट्रक्चर को बेंड भी नहीं होने देना है, मान लीजिए ये स्ट्रक्चर ये हमारा ये सीधा सीधा एक बीम था और ये बेंड होके कुछ ऐसा हो गया, ये ऐसे हो गया बेंड होके, ये मान लीजिए ए बी सी डी कोई वो था, अब ये बेंड हो गया ऐसे। तो ये बेंड कब हुआ होगा, जब इसके अंदर इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होगी या तो ये डक्टिलिटी इसके अंदर होगी तो बेंड हो गया। डक्टिलिटी नहीं होती, ब्रिटल होता तो क्या होता, कुछ इस तरह से अलग अलग टुकड़ों में टूट जाता, ये अलग अलग ऐसे टुकड़ों में अलग अलग टूट जाता। तो जब देखोगे आप यहाँ पे तो जो हमारा है यहाँ पे या तो ये टूट गया, तो टूटा कैसे, अगर ये ब्रिटल था मींस कि इसके अंदर इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी नहीं थी, नथिंग थी इसमें, तो ये क्या हुआ, ये टूट गया। तो ये टूटने के लिए कुछ फोर्स जिम्मेदार रहा होगा, तो वो फोर्स किस क्या बोलते हैं उसको, वो है फोर्स शियर फोर्स। उसी तरह अगर इसके अंदर इलास्टिसिटी होती तब भी वो फोर्स इफेक्ट करता, तो फोर्स इसको सीधा सीधा तोड़ता नहीं, अब क्या इफेक्ट करता, इसको बेंड करने की कोशिश करता, तो इसको इस तरह से बेंड कर देता। अब ये टूटता नहीं, बेंड हो जाता, जहां ये टूट गया वहीं से सबसे ज्यादा ये डिफ्लेक्शन हो जाता, मतलब डिस्प्लेस हो जाता, उसी से सबसे ज्यादा वही डिस्प्लेस हो जाता। तो डिस्प्लेस भी हमको नहीं होने देना है, क्योंकि अब कोई बीम या कॉलम डिजाइन करोगे तो आप कतई नहीं चाहोगे कि वो डिस्प्लेस हो जाए। तो डिस्प्लेस होने के लिए क्या जिम्मेदार है, बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट से डिस्प्लेस हो गया। तो बेंडिंग मोमेंट कैसे हुआ होगा, किसी फोर्स से हुआ होगा, कोई पी फोर्स लगा है तभी ये बेंड हुआ है। तो जो बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स अल्टीमेटली आपने देखा कि ये जिम्मेदार ये एक फंक्शन किसके हैं, ये फंक्शन है आपके फोर्स सिस्टम और डायमेंशन के, बिल्कुल यही बात है दोनों। तो अभी हमें करना क्या है, अभी हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस जब करेंगे तो यही फोर्स सिस्टम का पता लगाना है कि वो मेंबर में वो फोर्स पर आ कितना रहा है। तब तो बात की बात है कि हम मोमेंट पता लगाएंगे, बात की बात है कि हम बेंडिंग मोमेंट पता लगाएंगे कि क्या बेंडिंग मोमेंट उसमें आ रहा होगा। सबसे पहले तो अभी हम ये पता लगा लें कि उसमें फोर्स कितना डेवलप हो रहा है पर्टिकुलर मेंबर में। जब अलग अलग कॉम्प्लेक्स मेंबर रहते हैं, अलग अलग, कोई इंक्लाइंड है, कोई हॉरिजॉन्टल, कोई वर्टिकल, सबके अरेंजमेंट से अगर हम एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिए हैं तो सारे मेंबर्स में कुछ ना कुछ फोर्स डेवलप हो रहे होंगे। तो उस पहले फोर्स को पता लगाना है। जब हम फोर्स को पता लगा लेंगे और डायमेंशन ऑफ द पर्टिकुलर मेंबर का पता लगा लेंगे तभी हम आगे उसका बेंडिंग मोमेंट पता लगा पाएंगे, और तभी फर्दर आगे हमें पता चलेगा कि उस बेंडिंग मोमेंट से कितना डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ, और तभी हम उसके लिए कुछ मिटिगेशन या फिर रेट्रोफिकेशन या फिर कुछ डिजाइन करेंगे उसका, कि हम कैसे डिजाइन करें कि ये जो है ये हमारा डिफ्लेक्शन लीस्ट आए। लीस्ट डिफ्लेक्शन के लिए लीस्ट बेंडिंग मोमेंट, और लीस्ट बेंडिंग मोमेंट के लिए हमारा कुछ मेंबर ऐसा डिजाइन होना चाहिए जो पर्टिकुलर मेंबर फोर्स को रजिस्ट कर पाए, जो भी मेंबर फोर्स पड़ेगा। तो अल्टीमेटली कहने की बात ये थी
कि जो भी हमारे पास जो मेंबर फोर्स है, यहाँ जो हमारे पास मेंबर फोर्स हो रहे हैं, पहले हमें ये पता लगा है कि मेंबर फोर्स कितना है। तो इसलिए स्ट्रक्चरल एनालिसिस में अभी हम क्या कर रहे हैं, मेंबर फोर्स निकाल रहे हैं। अब बात आती है कि स्ट्रक्चर कितने तरह के हो सकते हैं। स्ट्रक्चर कितने तरह के हो सकते हैं, क्योंकि मेंबर फोर्स जब आप निकालने जाओगे तो मेंबर फोर्स बहुत सारे वेरिएबल पे भी डिपेंड करता है। अब वेरिएबल कौन कौन से होंगे वो पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि जैसे मानिए कि स्ट्रक्चर जब हम करेंगे तो टाइप्स जब इसके देखेंगे तो इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। पहला है डिटरमिनेट और दूसरा है इनडिटरमिनेट। तो जब हम बात करेंगे इसकी दोनों की, तो पहले भी हम बता चुके हैं कि डिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसकी हम एनालिसिस कर पाए, मींस जिसका फोर्स सिस्टम हम आसानी से कैलकुलेट कर पाए विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या कहता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ हमारे पास एक वो था, सिमेट्री था, प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम कहता है कि समीशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्स शुड बी इक्वल टू जीरो एट एनी पॉइंट होना चाहिए। अगर वो इक्विलिब्रियम स्टेज में कोई स्ट्रक्चर है, अगर कोई स्ट्रक्चर आप एक फिगर बना लो, फिगर में एक स्ट्रक्चर है सिंपली सपोर्टेड है, तो ये स्ट्रक्चर देख रहे हो कि दोनों पे टिका हुआ है, ए और बी पे टिका हुआ है, मतलब कि ये क्या है, स्टेबल है ना। टिका हुआ है मतलब स्टेबल है, टूटा तो नहीं ना, फिगर में नहीं दिख रहा टूटा है, तो टूटा नहीं है, इसके मतलब ये इक्विलिब्रियम स्टेज में बना हुआ है ना। तो इक्विलिब्रियम स्टेज में बना होने का मतलब क्या है कि इसने स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन को फॉलो किया होगा। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब कि इसमें जो भी वर्टिकल फोर्सेस लग रहे होंगे, इस पूरे मेंबर में जो भी वर्टिकल फोर्सेस, आइदर इट कैन बी डाउनवर्ड और इट कैन बी अपवर्ड, तो वो सारे जो उसके सबमिशन होगा वो क्या होगा, सबमिशन इसका वो जीरो होगा। उसी तरह अगर ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन पे भी सब्जेक्टेड है ये पर्टिकुलर मेंबर, तो वहां भी इसका टोटल सबमिशन जीरो होगा, चाहे लेफ्ट टू राइट चाहे राइट टू लेफ्ट, दोनों अगर जोड़े हैं तो जीरो होना चाहिए। उसी तरह किसी भी पॉइंट पे जो भी मोमेंट आया होगा, मोमेंट एट एनी पॉइंट ऑफ दैट सेक्शन शुड बी इक्वल टू जीरो, ये भी होगा। तो यही तीनों हमारा क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। तो हम अगर डिटरमिनेट स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं कि इन्हीं तीनों अगर हम इक्वेशन से जो भी अननोन है इसके अंदर वो फाइंड हो जाए, जैसे कि अभी तक चलता आ रहा अननोन में क्या निकाले हम, आपने इसका वर्टिकल रिएक्शन निकाला वी ए वी बी, अगर मान लीजिए एच ए पड़ता है एच ए निकालते, एच बी अगर पड़ता है, रोलर है नहीं पड़ेगा, पड़ता तो एच बी भी निकाल लेते, इन तीनों से ही वो सब निकाल लेते। ठीक है, तो अगर ये सब निकाल लेते आप तो इसके मतलब डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, नहीं निकाल पाते तो इनडिटरमिनेट है। अब ये कैसे पता चले निकाल पाएंगे कि नहीं, अब ये तो है नहीं कि आप पूरा पहले ट्राई कर लेंगे निकल रहा है कि नहीं, तो पूरा आप 2-3 पेज में ट्राई करिए तब निकालिए, तो ये तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इससे अच्छा कोई ऐसा हमारे पास फार्मूला बन जाए कि मुझे पहले से ही पता चल जाए देख के ही कि वो निकल पाएगा कि नहीं। तो उसी के लिए हम एक फार्मूला ये था हमारे पास कि m इज इक्वल टू 2j-3। अगर ऐसा है, अगर ये है सेटिस्फाई कर रहा है m इज इक्वल टू 2j-3, मीन्स क्या है, ये डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो स्टैटिकली डिटरमिनेट और स्टैटिकली डिटरमिनेट का मतलब ये हो गया। अब हमें दोनों अलग अलग एनालिसिस करने हैं। अब स्ट्रक्चर की एनालिसिस कैसे करनी है, स्ट्रक्चर की एनालिसिस एक बार डिटरमिनेट स्ट्रक्चर की एनालिसिस करनी है और एक बार इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर की एनालिसिस करनी है। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं डिटरमिनेट स्ट्रक्चर की एनालिसिस। अभी इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर की भी एनालिसिस आपको करनी है। तो आप अभी क्या है कि अभी आपको पढ़ना है, अभी जो पढ़ रहे हो सब्जेक्ट वो है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, और उसके बाद जब अगले सेम में आप पढ़ोगे, नेक्स्ट पढ़ोगे, तो वो होगा एडवांस्ड स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो अभी हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस में सारे के सारे जो भी आपको गिवन जो प्रॉब्लम दिए रहेंगे, जो भी ट्रस दिया रहे, या तो कॉलम या तो ये दिया रहे, बीम दिया रहे, तो उसकी जो मेंबर फोर्स की एनालिसिस करनी है। पहले बता ही दिया कि एनालिसिस मीन्स अभी फिलहाल आपको मेंबर फोर्स निकालने हैं। तो मेंबर फोर्स की एनालिसिस करनी है मीन्स डिटरमिनेट स्ट्रक्चर की एनालिसिस करनी है, और वो जो होगा
वो स्ट्रक्चरल एनालिसिस जो अभी पढ़ रहे हैं उसमें होना है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की। फिर आएगा इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, जो ये फॉलो नहीं करता है, m = 2j-3 फॉलो नहीं करता है, मीन्स ये इनडिटर्मिनेट है। तो इसको हम किस में पढ़ेंगे, अगले वाले सेम में एडवांस स्ट्रक्चरल एनालिसिस, या फिर अगले सब्जेक्ट में आप पढ़ना चाहोगे तो एडवांस स्ट्रक्चरल एनालिसिस में इसको पढ़ोगे। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की। तो ये तो अभी तक समरी थी। तो अब आगे पढ़ते हैं कि अब डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट है, ये भी पता लगाते हैं। फार्मूला अलग अलग उसके लिए है, 2D के लिए फ्रेम के लिए, 3D फ्रेम के लिए अलग अलग फार्मूला है। तो सारे जब फार्मूला यूज करते हैं तो हम देखते हैं कि कितने डिग्री से इनडिटर्मिनेट है, मतलब डिग्री बताता है, डिग्री ऑफ रिडंडेंसी भी उसी को बोलते हैं। अगर किसी की डिग्री ऑफ रिडंडेंसी 2 आती है, इसके मतलब 2 ऐसे अननोन है जो इन तीनों स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हम नहीं निकाल सकते हैं, तो इसीलिए उसको बोल देते हैं कि भैया वो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता तो उसकी डिग्री ऑफ रिडंडेंसी कितनी आती, 0 आ जाती। ठीक, ये तो हो गया। एक था डिग्री ऑफ फ्रीडम में बताया था, एक वीडियो में मैंने बताया है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि वो कितने तरह से डिस्प्लेस हो सकता है, कितने तरह से डिस्प्लेस हो सकता है। तो वही बात है कि अभी आपने डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के एनालिसिस किया। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था कि हमारा कितने तरीके से उसको डिस्प्लेस किया जा सकता है, मतलब कितने डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया सकता है। तो ये हमें डिग्री ऑफ, मतलब किसी का अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आया, इसके मतलब कि उसका डिस्प्लेसमेंट 2 तरीके से होगा, 2 डायरेक्शन में। कौन कौन सा होगा ये देखते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है उसका भी अलग अलग होता है कि कितना में क्या होता है, किस 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 सपोर्ट डिपेंड करता है वो सपोर्ट पे, किस टाइप का सपोर्ट है। तो हम क्या करते हैं कि उस सपोर्ट के अकॉर्डिंग हम पता लगा लेते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका क्या होगा और कितने तरह से वो डिस्प्लेस होगा पर्टिकुलर सपोर्ट पे। तो टोटल अगर किसी स्ट्रक्चर का देखना है तो ये देख लेंगे कितना सपोर्ट है पूरे स्ट्रक्चर में, तो पूरे सपोर्ट में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अब उसके बाद से तब हम एनालिसिस, फिर उसके बाद एनालिसिस करते जा रहे थे। तो एनालिसिस हम करते जा रहे थे डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की। तो अब डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की जब एनालिसिस करते आ रहे थे तो हमें क्या मिला कि जो सिंपल जब हम ट्रस की एनालिसिस कर रहे थे तो उसमें हमने देखा कि हमने मेथड भी आपको बताया था। तो मेथड कौन कौन से हमने बताए थे आपको, हमने मेथड बताया था, हमने आपको मेथड ऑफ ज्वाइंट, दूसरा था मेथड ऑफ सेक्शन, और तीसरा था ग्राफिकल मेथड। ये तो बेसिकली हमने 3 मेथड बताया था कि इसी आप 3 से कर सकते हो। तो आपको फिलहाल इसमें क्या पढ़ना था, मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन, 2 चीजें आपने को पढ़ना था। ठीक है, स्ट्रक्चर एनालिसिस में इसी दोनों का फिलहाल आपको यूज करना था। तो आपने देखा मेथड ऑफ जॉइंट से भी कुछ मेंबर फोर्स निकाले थे, मेथड ऑफ सेक्शन से भी अभी तक हमने निकाला। वीडियो पुराना देखोगे तो उसमें लिखा रहेगा स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर बाय यूजिंग मेथड ऑफ जॉइंट, बाय यूजिंग मेथड ऑफ सेक्शन, अलग अलग। तो ये निकाला हमने, अलग अलग प्रॉब्लम लिया और कभी किसी को मेथड ऑफ जॉइंट से सॉल्व किया और किसी को मेथड ऑफ सेक्शन से। किसको मेथड ऑफ जॉइंट से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कहाँ पे हम मेथड ऑफ सेक्शन को हम वो अलाउ करते हैं या फिर कहाँ एप्रोप्रिएट होता है मेथड ऑफ सेक्शन, ये भी मैंने बताया पहले। अब उसके बाद ये तो था सिंपल ट्रस, कुछ ट्रस थे उसको। उसके बाद मैंने बताया ट्रस के बारे में, कंपाउंड ट्रस भी बताया होगा। उसके बाद फिर कंपाउंड ट्रस की हमने एनालिसिस किया। तो कंपाउंड ट्रस बताया था कि भाई कोई दो सिंपल ट्रस है, उसको किसी लिंक से हम जोड़ देते हैं दोनों कि वो बिल्कुल डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करे और वो फॉलो करता हो m = 2j-3 को, तो इसको डिटर्मिनेट है। और हम जो लिंक लगा दिए उसकी वजह से डिटर्मिनेसी उसके खत्म नहीं हुई। ठीक है, मतलब कि उसकी डिग्री ऑफ जो भी रिडंडेंसी थी वो 0 थी। तो ऐसे को हम बोल दिए कि कंपाउंड ट्रस है। तो कंपाउंड ट्रस की भी एनालिसिस हमने किया और अलग अलग लिंक का भी और मेन मेंबर का हमने मेंबर फोर्स निकाल लिया। ठीक, ये तो प्रॉब्लम हो गई कंपाउंड ट्रस की। अब जो है आगे, हम जो पिछली वीडियो आपने देखा था जब हम न्यूमेरिकल खत्म किए थे, तो न्यूमेरिकल खत्म करने के बाद मैंने आपको बताया था कि अब कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट के बारे में बात होगी। तो थोड़ा सा आप कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट क्या होता है। तो हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट की। कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट क्या होता है देखेंगे। कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट, तो कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट क्या था कि जब हम देखेंगे
पहले अभी तक परफेक्टर्स आपने पढ़ा होगा। परफेक्टर्स कहता है m इज इक्वल टू 2j माइनस आर, मतलब 2j माइनस 3 को फॉलो करता है तो उसको बोलते हैं कि परफेक्टर्स है। ठीक है, इम्परफेक्टर्स नहीं फॉलो करता है। इम्परफेक्टर्स में भी दो थे। ठीक है, दो वो थे आपके पास टाइप। तो अभी परफेक्टर्स जब कॉम्प्लेक्स टेस्ट ऐसा हो जाए कि परफेक्टर्स न बन पाए, कॉम्प्लेक्स टेस्ट वही होता है जो परफेक्टर्स न हो और उसका अलग अलग अगर 2-3 ट्रस अगर हम जोड़ भी रहे हैं तब भी वो उसका जो है परफेक्ट ट्रस न बन पाए। जैसे अभी कंपाउंड ट्रस था, हमने ऐसे लिंक उसमें लगा दिए थे कि उसकी एनालिसिस इजीली हो पा रही थी, लेकिन कॉम्प्लेक्स ट्रस में ऐसा नहीं होता है। तो ब्यूल्टीन तो होता है लेकिन इतने मेंबर्स इसमें एक दूसरे में कनेक्ट होते हैं कि ये इसको परफेक्ट ट्रस नहीं होता है ये। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स ट्रस। तो इसकी एनालिसिस थोड़ी सी वो हो जाती है। तो एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि कॉम्प्लेक्स टेस्ट की जो एनालिसिस है वो ना तो आप मेथड ऑफ ज्वाइंट से इसको सॉल्व कर पाओगे और ना तो इसको मेथड ऑफ सेक्शन से ही इसका मेंबर फोर्स निकाल पाओगे। ठीक है ना, मेथड ऑफ ज्वाइंट और मेथड ऑफ सेक्शन से इसका निकल नहीं पाएगा। हाँ, बस उसका आप यूज करके किसी और मेथड से यूज करोगे और इस मेथड का नाम मैं बता रहा हूँ, इस मेथड का नाम होता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसको जो सॉल्व करते हैं हम उसको बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और इसी का और नाम है हेनरबर्ग मेथड। इसी को बोलते थे हेनरबर्ग मेथड। तो जो हेनरबर्ग मेथड था इसी को मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन था। इसी से हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से ही कॉम्प्लेक्स टेस्ट के एनालिसिस करते हैं, मींस मेंबर फोर्स निकालते हैं। अब बात करेंगे कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या, तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टेस्ट पहले जान लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स टेस्ट होता ऐसा है। अभी आपने एक लिमिटेशन देखा होगा, तो देखा होगा कि हम जब मेथड ऑफ सेक्शन की बात कर रहे थे तो इसमें एक लिमिटेशन ये था कि अगर हम सेक्शन कहीं भी कट करते हैं तो सेक्शन जो है 3 से ज़्यादा मेंबर से होकर पास नहीं करना चाहिए। ये आपने देखा था कि मेथड ऑफ सेक्शन में कोई भी जो सेक्शन हम करते हैं वो सेक्शन 3 से ज़्यादा मेंबर को कट नहीं करना चाहिए। अगर 3 से ज़्यादा मेंबर को कट कर रहा था तो मेथड ऑफ सेक्शन से हम नहीं उसको एनालिसिस उसकी कर पाए, मेंबर फोर्स नहीं निकाल पा रहे थे। कॉम्प्लेक्स टेस्ट में क्या होता है कि कोई भी एक ज्वाइंट ले हुए तो 3 से ज़्यादा ही मेंबर होते हैं और कहीं भी आप सेक्शन कट करने जाओगे तो वहाँ पर जो है हमारा जो सेक्शन करता है वो पास जो सेक्शन होता है वो 3 से ज़्यादा मेंबर से होके पास करता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स टेस्ट में इसीलिए वहाँ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज हुआ। अब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में ऐसा क्या हो गया कि वो जो है आप उसका एनालिसिस आसानी से कर पा रहे हो। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में पहली बात क्या हो जाती है कि आप किसी एक मेंबर को ऐसा आइडेंटिफाई कर दोगे कि जिसको हटाने से उसकी स्टैटिक जो इक्विलिब्रियम था उसका वो खत्म ना हो। अच्छा, कॉम्प्लेक्स टेस्ट ऐसा होता है कि स्टैटिकली डिटर्मिनेट होता है। कॉम्प्लेक्स टेस्ट जो होते हैं स्टैटिकली डिटर्मिनेट होते हैं। तो कोई ऐसा आप इसमें मेंबर ढूंढोगे कॉम्प्लेक्स टेस्ट में जिसको रिप्लेस कर सकते हो, जिसको हटा सकते हो उस मेंबर को और उसकी डिटर्मिनेसी जो है वो इफेक्ट न करे और उसको हटा के कहीं और रिप्लेस कर सकते हो, तो सब्स्टिट्यूट यही बोलते हैं। तो हटा के एक इमेजिनरी कहीं भी और किसी ज्वाइंट पे आप उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हो। तब जब एक मेंबर आप हटाओगे तो किसी एक ज्वाइंट से जो है एक मेंबर कम हो जाएगा। तो मतलब कि जब हम सेक्शन मेथड अगर यूज करेंगे तो उस सेक्शन में या ज्वाइंट मेथड यूज करेंगे तो उस ज्वाइंट में जो है हमारे पास अननोन जो होंगे 2 होंगे या तो 3 होंगे, 3 से ज्यादा नहीं होंगे। जब कोई एक मेंबर उसमें से हटा दोगे तो एक मेंबर हमने रिप्लेस कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं, जो मेंबर हमने रिप्लेस किया, पहला बात तो ये हो गया। अब यहाँ से हम सारे मेंबर फोर्स निकाल सकते हैं। जब हम किसी को हटा दिए तो एक मेंबर फोर्स हटने से, जैसे मानिए कि अब यहाँ पे ऐसा है तो मानिए यहाँ पे भी एक ऐसा लगा था,
कुछ ऐसे मेंबर थे, तो आप देखोगे कि यहाँ से 4 मेंबर होकर जा रहे हैं। तो अगर हम सेक्शन मेथड यहाँ यूज करें तो 4 मेंबर होंगे, जो कि सेक्शन मेथड अप्लाई नहीं होगा। जानते ही हैं आप कि सेक्शन मेथड में सेक्शन ऐसे पास होना चाहिए कि सेक्शन एट लिस्ट ना कह के मैक्सिमम जो है 3 मेंबर सही होकर पास होने चाहिए। मैं बताया था सेक्शन मेथड में। तो यहाँ 4 मेंबर, तो अब क्या किया जाए? तो आप क्या करते हो, ऐसे इसमें आइडेंटिफाई करोगे एक ऐसा मेंबर जिसको हटाने से बहुत ज़्यादा फर्क इसमें न पड़े, और उसको कहीं और रिप्लेस कर दो। तो अगर ऐसा हो पाता, मान लो इसको आप हटा दिए, और इसको अगर रिप्लेस करने का कहीं ऑप्शन आता, मान लो ऐसे रिप्लेस आपने कर दिया, इसको ऐसे रिप्लेस कर दिया यहाँ से, तो क्या होगा कि यहाँ आपने हटा दिया और यहाँ इमेजिनरी एक नया फिक्टिशियस एक मेंबर आपने सेलेक्ट कर लिया। तो अब देखोगे कि इस जॉइंट पे आपके, इस जॉइंट पे 1 2 3 4 फिर से हो गए। तो लेकिन आप इस जॉइंट को देखने जाओगे तो इस जॉइंट पे 1 2 3 ही अननोन है। तो 3 अननोन है, मतलब कि अब इसको मेथड ऑफ सेक्शन से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी तरह जो है नए इसमें जो एग्जांपल्स होते हैं, तो एग्जांपल में कुछ ऐसे होंगे, तो आप एक मेंबर पहले सेलेक्ट करोगे और उसको सब्स्टिट्यूट करोगे, जिससे कि क्या है कि मेथड ऑफ जॉइंट या मेथड ऑफ सेक्शन यूज करके हम मेंबर फोर्स निकाल लें। ये तो हो जाएगा तब जब रिप्लेस करोगे तब। अब उसके बाद तो अब क्या करोगे आप कि हम अगर स्टेप की बात करें इसमें, तो सबसे पहला जो स्टेप हमारा है, स्टेप बता देते हैं आपको। पहला स्टेप जो है हमारा, वो आपको क्या करना है, रिएक्शन फाइंड करना है। फाइंड रिएक्शन, पहले नंबर आप क्या कर लोगे, रिएक्शन फाइंड कर लोगे। सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, सेकेंड स्टेप में आप करोगे कि रिप्लेस करोगे मेंबर को। रिप्लेस द मेंबर व्हिच कैन बी रिप्लेस, तो कोई ऐसा एक मेंबर ले लोगे जो रिप्लेस हो सकता है, तो आप इसको रिप्लेस कर लो। ठीक है, तो रिप्लेस कर लिए, तो वहां से जो है रिप्लेस करने के बाद से तीसरा नंबर क्या है, रिप्लेस कर लिए। और तीसरा आप करोगे पी फोर्स निकालोगे। ठीक है, पी फोर्स क्या होता है, जब आप रिप्लेस करके, जब आप उस मेंबर को कहीं और रिप्लेस कर दिए, तो फिर आप मेंबर फोर्स निकालोगे। जैसे मेंबर फोर्स ए बी, मेंबर फोर्स बी सी, मेंबर फोर्स ए डी। ठीक है, ऐसे मेंबर फोर्स आप निकालते रहते थे अभी क्वेश्चन में, तो वो मेंबर फोर्स आप निकाल लोगे, तो उस मेंबर फोर्स को आप बोलोगे पी फोर्स। ठीक, अब उसके बाद से क्या करना है, चौथा नंबर क्या है, चौथे स्टेप में कि आप जो है वो जो वहां से मेंबर हटाए थे, वहां पे आप एक यूनिट लोड अप्लाई करो, 1 किलो न्यूटन का लोड आप अप्लाई कर दो। ठीक, आप जहां भी मेंबर हटाए थे उसी मेंबर के डायरेक्शन में आप जो है 1 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई कर दो। अब जब आप 1 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई कर दोगे, तब क्या होगा, तब 1 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई करोगे तो फिर से नए मेंबर फोर्स निकल के आएंगे ना, ए बी बी सी सी डी अलग अलग, क्योंकि आपने 1 किलो न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया। अब जब निकल के आएगा उसको आप बोलोगे के फोर्स बाय यूजिंग यूनिट लोड, बाई अप्लाइंग कर सकते हो, बाई अप्लाइंग यूनिट लोड एट कहां पे, एट सब्स्टिट्यूट मेंबर। जहां सब्स्टिट्यूट मेंबर था वहीं पे हमने यूनिट लोड अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो वो तो के फोर्स निकल गया। अब क्या करना है, करेक्शन फैक्टर आपको निकालना है, करेक्शन फैक्टर निकालना है। करेक्शन फैक्टर क्या होता है, करेक्शन फैक्टर होता है माइनस के फोर्स अपॉन माइनस पी फोर्स अपॉन के फोर्स। ये करेक्शन फैक्टर हो गया। मानिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ए बी का लोड क्या हो, ए बी का करेक्शन फैक्टर क्या होगा, एफ ए बी का। तो एफ ए बी का करेक्शन फैक्टर क्या होगा, तो जो एफ ए बी निकला होगा एक बार पी फोर्स से निकला होगा। जब हम पी फोर्स कब निकाले, जब हम रिप्लेस कर दिए थे मेंबर को, उसके बाद रिप्लेस मेंबर करने के बाद से पी फोर्स निकाल लिए होंगे। ठीक, अलग अलग ए बी का पी फोर्स निकाले, फिर उसी ए बी का हम एक यूनिट लोड अप्लाई कर रहे थे जहां से वो हटाए थे मेंबर को, वहां पे यूनिट लोड जब अप्लाई करें तो वहां के फोर्स निकला होगा। अब दोनों को माइनस पी फोर्स अपॉन के फोर्स से हम करेक्शन फैक्टर निकाल लिए। ठीक है, करेक्शन फैक्टर समझ में आ गया। अब जो है अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे एक्चुअल मेंबर फोर्स।
उसके बाद क्या निकालेंगे, एक्चुअल मेंबर फोर्स। 6 वाला है आपका एक्चुअल मेंबर फोर्स। तो मान लीजिए मैं कह दूं कि एक्चुअल मेंबर फोर्स ऑफ एफ ए बी, एक्चुअल मेंबर फोर्स ऑफ ए बी, ये निकालना है मान लो ए बी का। तो क्या होगा यहाँ पे, अब आप क्या करोगे, ठीक है। तो जब एक्चुअल मेंबर फोर्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, एक्चुअल मेंबर फोर्स या फाइनल फोर्स, तो फाइनल फोर्स या एक्चुअल फोर्स होगा फाइनल फोर्स ऑफ दैट मेंबर। किसी भी मेंबर का फाइनल फोर्स अगर निकालना होगा तो आप ये फार्मूला यूज करोगे P प्लस के एक्स। ये फार्मूला आप यूज करोगे तो F का वैल्यू आ जाएगा P प्लस के एक्स। मतलब P क्या है, P उसका P फोर्स रहा होगा उस AB का, फिर उसी AB का करेक्शन फैक्टर रहा होगा X, ठीक है, जिस करेक्शन फैक्टर को बोलते हैं क्या चीज, X। तो X हमारा निकला होगा उसी का, और K फोर्स उसी का निकला होगा। तो ये फार्मूला यूज करेंगे P प्लस के एक्स, तो वहां से जो है फाइनल आपका फोर्स निकल के आ जाएगा उस पर्टिकुलर मेंबर का। उसी तरह सारे पर्टिकुलर मेंबर का फाइनल फोर्स निकालेंगे। तो हम एक टेबल से जो है, पहले तो देखिए K फोर्स अलग अलग निकाल लो, P फोर्स अलग अलग निकाल लो, और एक करेक्शन फैक्टर तो सेम होगा, करेक्शन फैक्टर एक हम निकाल लेते हैं और एक टेबल ड्रा कर लेते हैं। तो टेबल जब हम बना लेते हैं वहीं से हम अलग अलग वही फोर्स लिखते हैं, मेंबर एफ ए बी, मेंबर लिखेंगे ए बी, उसके बाद उसका करेक्शन फैक्टर क्या रहा होगा, उसके बाद उसका पी फोर्स क्या था, उसका के फोर्स क्या था, तो उसका फाइनल फोर्स क्या था। तो फाइनल फोर्स अकॉर्डिंग टू पी प्लस के एक्स कितना होगा, तो वहां पे हम लिख देते हैं। तो यहाँ से हमारा फाइनल मेंबर फोर्स निकल जाता है। उसी तरह कॉम्प्लेक्स ट्रस के एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कॉम्प्लेक्स ट्रस का एक हम प्रॉब्लम लेकर आएंगे। तो प्रॉब्लम कैसे वो एनालिसिस करेंगे, या फिर प्रॉब्लम में जो मेंबर फोर्स आएंगे वो विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसको भी हम बोलते हैं हेनरबर्ग मेथड। तो हेनरबर्ग मेथड से उसको हम एनालिसिस कैसे करते हैं, ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।